हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया जल्दी से कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। महेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग भाई, कालूराम गुड इवनिंग, धन सिंह, राजवीर, एक बार जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है भाई सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। तो भाई जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास रेगुलर ले रहा है दोस्तों, 2024 के अंदर जो 62 पेपर करवाए हैं रेलवे ने, उन्हीं पेपरों को हम एक एक करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये एकदम नए पेपर है और इसलिए थोड़ा सा हम यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं और विज्ञान के एक एक करके हम 1800 क्वेश्चन कवर करेंगे। और पूरा मैटर एनसीईआरटी 9वीं 10वीं से लिया गया है। जल्दी से सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पेपर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप साइंस पढ़ना चाहता है तो आपके लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर इस बैच के अंदर अगर आप सब स्टूडेंट्स क्या गणित लगाता है, हर विद्यार्थी की मैथ बहुत अच्छी होती है तो वो क्या गणित लगाता है, तो मेरा भाई लाइव बैच की जो फीस है वो 399 रुपए है। रिकॉर्डेड बैच की जो फीस है मेरी 299 रुपए है। दोनों किताबें जो है 600 रुपए में आ रही है। 120 रुपए डिलीवरी चार्ज है और 100 नए पेपर हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये है साइंस का पूरा मैटर। अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हो तो 399 रुपए देने पड़ते हैं। रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं 299 रुपए। दोनों किताबें जो है, दो बुक है भाई, दोनों किताबें 600 रुपए की है। ये आपका डिलीवरी चार्ज है और 100 रुपए के 100 नए टेस्ट पेपर हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 30 पेपर हम बना चुके हैं, बहुत शानदार पेपर। सच बता रहा हूं, ऐसे पेपर कि आपको ढूंढने से नहीं कर मिलेगा। और पूरे पेपर हाथ से लिखे हैं, हाथ से लिखे हैं। मैं आपको सबूत बताऊंगा कि हर क्वेश्चन हाथ से लिखा है और फिर वो टाइपिंग के लिए गया है। हर क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी दोस्तों। ये पूरा बैच, आप इसकी गणित मत लगाओ, ये पूरा बैच जो है आपको 899 रुपए में मिल रहा है, एक साल की वैलिडिटी के साथ। आप प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ एक बैच के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे एएलपी लोको पायलट 26/11/2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम कर रहे हैं। तो अब आराम से, जल्दबाजी मत करना। पहला ही क्वेश्चन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का आ रहा है, तो कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक अभिक्रिया है, लोहे की क्रिया जल के साथ करा रही है। लोहे की क्रिया जल से कराई जा रही है। Fe3O4 बन रहा है। Fe3O4 बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब आपको ये क्रिया संतुलित करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। ये नाम याद कर लेना, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लिख लेना अपनी कॉपी में, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। भाई ध्यान से सुनिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यहां पे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये क्रिया जो है सही नहीं है। देखो, इधर मैग्नीशियम एक, इधर एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, बराबर करने। ऑक्सीजन दो है इधर, तो इधर भी ऑक्सीजन दो करना है, आगे लगाना। ठीक है, ऑक्सीजन तो दो हो गए, मैग्नीशियम भी दो हो गए यहां पर, तो इसके आगे दो लगाओ। तो ये जो मैं कर रहा हूं ना तुक्काबाजी, जो मैं ये तुक्काबाजी कर रहा हूं, इसी विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। जो हम ये बैलेंस करने के लिए, एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, जब आप संतुलित करो तो ये नंबर है ना आगे लगाना है, यहां मत टेक देना, यहां दो कर दो, नहीं नहीं नहीं। जब भी आप अभिक्रिया को संतुलित करोगे
तो ये जो नंबर है ना ये आगे लगाना है, जहां भी लगाना आगे लगाना है। तो हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करना है। अब बताइए कौन सा समीकरण यहां पर सही है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी वाले बच्चे निकल जाइए। देखो इधर लोहे के 2 परमाणु, इधर लोहे के 3 परमाणु, गलत हो गया। चलो इधर लोहे के 4 परमाणु, इधर लोहे के 3 परमाणु, गलत हो गया। इधर लोहे के 3 परमाणु, इधर लोहे के 3 परमाणु, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के 8 परमाणु, 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन के 4 4 4 8 परमाणु, हाइड्रोजन भी सही है। इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु। भैया सी सही है यार, डी भी सही है क्या? नहीं, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहां हाइड्रोजन 8 और 4 12 है। कौन डी क्यों दे रहे हो भाई उत्तर? दादा ओ डी उत्तर क्यों दे रहे हो मेरे महाराजो? कौन कौन भाई डी डी के थप्पड़ मार रहे हैं? पहले लाइक करो, डी उत्तर मत मारो। उत्तर होगा इसका सी। डी में क्या कर रहे हो, कैसे सही हो जाएगा डी? इधर लोहे 3 है, एफी कितने हैं? 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? इधर 8 परमाणु देखने, परमाणु। ऑक्सीजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 4 अभिकारक। इधर चेक करो, अरे डी क्यों दे रहे हो? इधर एफी कितने हैं? 3, ठीक है, एफी 3 है। ऑक्सीजन कितने? 4 परमाणु। और हाइड्रोजन कितने हैं? 8, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 4 दूनी 8, दोनों ही सही है क्या? एक मिनट देख लो, एक मिनट देख लेते हैं। लोहे के 3 परमाणु, ये भी सही है। इधर भी लोहे के 3 परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4 हो गए। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन भी 8, बढ़िया बात है। इधर लोहे 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, ये बात भी सही है। क्या दोनों ही सही है क्या? पहले तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। चलो डी तो सही है, कोई बात नहीं मेरे भाइयों। एक बार इसको भी देख लेते हैं। एफई के 3 है, इधर भी एफई के 3 है, Fe3O4 हो गया। इधर हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। ओके ओके मेरे भाई, इधर हाइड्रोजन 4 ही है, ठीक है। जितने भी भाई डी पे है 100% इसका जवाब डी होगा। बिल्कुल भाई सी नहीं, हो गया हो गया, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। हाइड्रोजन यहां 4 है, 2 इंटू 2 4, और इधर हाइड्रोजन 2 है, 4 इंटू 2 8 है। यहां हाइड्रोजन 8 है, तो इसमें जीत जो लगी है ना वो डी वालों की लगेगी भाई। क्लियर भाई राज महेंद्र भाई? बिल्कुल इसमें जो जीत होगी वो डी वालों की होगी। एक बार और देख लीजिए। सी वाले भाई कान पकड़ के बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूं आपके साथ में। जिन्होंने भी सी उत्तर माना है, सी नहीं है मेरे भाई, डी पे चले जाइए, इसका सही जवाब डी होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है ना, ये मेरे दादा कहीं से जो हमारे टाइपिस्ट है ना उसने टाइप कर दिया है गलती से। दादा इसका उत्तर तो आप ही जानो, है ना। ये पता नहीं कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टाइप हो गया है, फिर भी फोड़ देते हैं अगर बात बनी जाती है तो। देखो भाई एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टाइप हो गया गलती से। अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव GAURV, ठीक है, के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? मेरे भाई कोई बम फम तैयार किया है अगस्त 2024 में। बताओ आपने, अगर जो स्टूडेंट 2024 से तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी 2024 से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि ये बम किसने तैयार किया है। अब ये जीके कहां से आ गया है तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने इसका उत्तर देखा था, मैंने कहा भैया बच्चों को बताना तो पड़ेगा। तो मेरे दादा इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO इसका सही जवाब है। बाकी का ये दादा कहीं से आ गया बीच में जीके का क्वेश्चन, इसका जवाब बम DRDO है। चलिए अब आ गए विज्ञान अपने। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए।
सही युग्म कौन सा है? आराम से, ठंडे दिमाग से। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने का लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है। तो दोस्तों देखो, ध्यान से सुनिए। आपने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा होगा। सुनो भाई, आपने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा होगा, और न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, और जड़त्व का जो नियम है वो ये कहता है कि वो क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का मतलब है रुके रहना। जड़त्व जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही जवाब ए होगा। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, मतलब जो विरोध करता है, प्रतिरोध का मतलब है जो विरोध करता है, उसको हम जड़त्व कहते हैं। आप क्या उत्तर दे रहे हो, किस हिसाब से दे रहे हो? संवेग की थोड़ी परिभाषा ये परिभाषा है जड़त्व की, इनर्शिया। न्यूटन की गति का पहला नियम आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जड़त्व। जड़त्व क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे रुका हुआ हूं, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। तो आपकी जब भी कोई आदमी गति करना चाहता है तो उसका विरोध करता है जड़त्व। और एक शब्द और ऐड कर लो साथ के साथ में, जड़त्व जो है वो समानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के। साइड में ये क्वेश्चन जरूर ऐड कर लेना। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। जितने भी भाई लाइव है साइड में क्वेश्चन ऐड जरूर कर लेना। जड़त्व का जो मान है वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके जड़त्व की माप भी ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके जड़त्व की माप भी क्या होगी? कम होगी। प्रेम भाई बहुत बढ़िया, यूपी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लीजिए। हाँ भाई हरकेश, एक बार जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है प्लीज जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि बच्चे जुड़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन आपको छांटना है। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। द्रव्यमान किसके समान होता है? भार के। क्या ये सही है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो द्रव्यमान है ना वो भार के समान नहीं होता है मेरे भाई। ये भार जो है ना वो बल के बराबर होता है। ये पहली लाइन तो गलत है मेरे भाई। द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसका वास्तविक वजन होता है, और वो उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। ये पहला कथन गलत है भाई। भार जो है ना, भार जो है ना वो बल के बराबर होता है, न कि द्रव्यमान के। भार जो है मेरे भाई बल के बराबर होता है, न कि द्रव्यमान के। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर नहीं होता। नहीं होता है जी। सही है ये बात तो, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि द्रव्यमान जो है वो भार के बराबर नहीं होता है। सही है ये बात तो। अगला, द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, जबकि भार जो है एक सदिश राशि है। जी हां, दोनों ही कथन आपके सही है। कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 सही है। कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 सही है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार यहां पे बात हो रही है मास, द्रव्यमान और भार, वेट की। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में उपस्थित
द्रव्य की मात्रा होती है, द्रव्य की मात्रा होती है। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है, जबकि भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है दोस्तों। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है प्यारे विद्यार्थियों एक अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, जबकि भार जो है एक सदिश राशि है दोस्तों। भार जो है एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है ये किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। दोस्तों भार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है W बराबर mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। ये है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, कल बताया था ये क्वेश्चन मैंने। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कर लीजिए। कल पूरी लिस्ट मैंने बनवाई थी आपको, इनमें से कौन सा आपको गलत नजर आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का साफ साफ उत्तर आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुखंडन के द्वारा नहीं, इसका सही जवाब होगा मुकुलन विधि का यहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कल मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो देखो यहां पर साफ साफ लिख रहा है कि उत्तर तो हाइड्रा, दो जगह हाइड्रा दे रखा है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, सही है। यहां दे रहा बहुविखंडन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सीधा है, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो चाहे मत पढ़िए, गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में क्या संबंध है, मतलब यहाँ पे दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों दर्पण का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहां पे हमें बात दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पण का ये सूत्र सही हो जाएगा v प्लस u। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के प्रजनन वाले टॉपिक में है, छोटा सा हिस्सा दे रखा है। अगर आपके पास कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है तो हमारी एनसीईआरटी में लास्ट में प्रजनन वाला चैप्टर है जिसमें ये लैंगिक और अलैंगिक जनन है, उसी पार्ट का जो लास्ट पेज है उसमें कुछ यौन संचारित रोगों का वर्णन है, थोड़ा सा एक पेज के अंदर। और वहीं पर मैं आपको ये बता दूं, वहीं पर आपको जैसे आपका एड्स वगैरह जो होते हैं उनके रोकथाम के लिए विधि बता रखी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो है एड्स और मस्से, इसका सही जवाब है। बात हो रही है कि रोग जो है ना वो यौन संचारित होना चाहिए और साथ में रोग जो है ना वो वायरस जनित भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मस्से और एड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़िए एक बार, ये फिर जीके का क्वेश्चन क्यों टाइप हुआ है, एक बार इसको हटा लो। क्वेश्चन नंबर 9 लो एक बार। हाँ उसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए।
कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन की ऐसी क्या खासियत होती है कि वो एक स्थिर यौगिक बनाता है? देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किया था, जब पेपर हुआ था ना, तो सच में बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका उत्तर गलत दिया था। तो कार्बन, आपने ये तो सुना होगा कि इस प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पाए जाते हैं, जो यौगिक पाए जाते हैं, वो कार्बन के हैं। ये सब है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? कार्बन के यौगिक है। तो कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, उसके पीछे रीजन है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। इसका सही जवाब यह है, छोटे आकार के कारण। छोटे आकार के कारण कार्बन जो है प्रबल आबंध बनाता है, मतलब एक मजबूती के साथ दूसरे तत्वों के साथ में बॉन्डेशन करता है। वी राइट आंसर है मेरे भाई इसका, छोटे आकार की वजह से। क्योंकि कार्बन जो है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, तो इसमें केवल 2 ही तो कक्षा आती है। ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ गए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। तो आकार छोटा होने की वजह से दूसरों तत्वों के साथ में इसका जो बॉन्डेशन होता है वो मजबूत होता है। आगे भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन एनसीईआरटी के पाठ नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है, दूसरे पेज पर। जो एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जब आप चालू करोगे ना, तो दूसरे पेज पर साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है धातुओं के संबंध में। पढ़ लो एक बार। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चद्दर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये लाइन तो सही है। कहते हैं धातुओं को पीट पीट के उनकी सीट बनाई जा सकती है, इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अगला, लेड, सीसा और मरकरी या पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते नहीं मेरे भाई। ये मरकरी, लेड, सीसा और मरकरी जो है ये सुचालक नहीं होते हैं, ये कुचालक होते हैं, और यही इसकी गलत लाइन है मेरे भाई, बी ऑप्शन। लेड, सीसा और मरकरी और पारा, मरकरी या पारा, ये दोनों जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, न कि सुचालक। ये गलत हो गया। और पढ़ लो नीचे, धातुओं को खींचकर पतले तार का रूप दिया जा सकता है। धातुओं को हम पीट पीट के तार बना सकते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता बोलते हैं। और सबसे ज्यादा तन्यता जो होती है वो सोने की होती है प्यारे विद्यार्थियों। और ये भी पता होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार भी खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। ये लाइन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, करो भाई इसको, डरो मतो। ये है हमारी कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कॉपर ऑक्साइड लेना है। इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? कर लो भाई इसको, तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है। जी हां, यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा कॉपर क्लोराइड,
कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड के साथ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। संतुलित करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ये कॉपर ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। तो ये है कॉपर क्लोराइड से हरे रंग का विलयन बनता है। नहीं नहीं, ये भी बढ़िया बात लिखी इन्होंने, देखो कितनी सटीक बात पूछ रहा है ये। कॉपर क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन देखो सब में एक ही बात है, कॉपर क्लोराइड के बनने से रंगहीन विलयन बनता है, कॉपर क्लोराइड के बनने से हरे रंग का विलयन बनता है, कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, और कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। फिर भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बड़ा क्वेश्चन पूछा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये है कॉपर क्लोराइड के बनने से हरा रंग का। मेरे भाई आगे भविष्य में याद रखना, मेरे भाई आप एक बार ऑप्शन पढ़ के तो देखिए, अच्छे अच्छे से ये क्वेश्चन गलत हो जाता। एक मिनट, एक बार और चेक कर लेता हूं। नीले हरे रंग का, सॉरी, नीले हरे रंग का, नीले हरे रंग का, यह है कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का। इसका जवाब है नीले हरे रंग का। जो सी कर रहा होगा, सी जे राइट आंसर है इसका भाई साहब, नीले हरे रंग का। तो थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से देख लो। नहीं नहीं नहीं, पूरा भले एक बार आप इंटरनेट पे डाल के देखो इसको। और इन्होंने जो सही जवाब माना है, जो सी माना है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। मेरे भाई जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो गलत हो जाएगी चीजें। अमित कुमार जी, प्लीज भले एक बार आप इसको चेक करो। कर ले मेरे भाई, एक बार इसको चेक कर। हाँ भाई अमित जी, एक बार करो, चेक करो। अगर आपके पास टाइम है तो लगाओ, इंटरनेट का यूज कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ऐड आते हैं तो ऐडों को तो रुकवा देंगे, क्या दिक्कत है, ऐड आते हैं तो। अर्जुन गोस्वामी जी, आपके क्यों आ रहे ऐड, हमारे तो नहीं आ रहे। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको, चेक कर लो भाई। एक भाई अमित जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसका जवाब इन्होंने, और कुछ क्वेश्चन डिलीट किए भी है, ऐसी बात नहीं है। चलो इसको मैं देख रहा हूं, तब तक एक बार अगला क्वेश्चन देख लो आप। एक बार अगला क्वेश्चन देखिए। चलो एक बार अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। मेरा भाई अमित कुमार जी, प्लीज अब कमेंट मत करिए, है ना, अब मत करो ज्यादा। अब कह रहा हूं एक बार आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे। तो इसका सही जवाब जी हाँ नीले हरा ही होगा। बाकी का आप बाद में एक बार चेक कर लेना, मैंने कर लिया ये अच्छे से चेक, है ना। अब इसको देख लो एक बार। हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन उठाया है। प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आपको पता होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें एक तो कपालीय तंत्रिकाएं आती हैं
और एक आती है मेरु तंत्रिकाएं। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिका, ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया है। तो कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका ऑप्शन नंबर ए में जाती है। यहां पर पूछा मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रदरफोर्ड के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ना, और जो लाइव वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ रहे हैं, आपके भी परमाणु वाला चैप्टर चल रहा है, प्लीज इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी के अंदर ऐड कर देना। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, एक बार प्लीज चेक करिए। सब आप अपना अपना जवाब दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूं क्वेश्चन इतना बढ़िया है जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसमें क्या है, सब स्टूडेंट अपना अपना उत्तर अलग अलग ठोकेगा, कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो, एक बार कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब एक बात मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? करो करो करो, और भी बच्चे जुड़ गए, जल्दी से कर लो। अब सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जी हां, आपको भी पता होगा कि परमाणु के अंदर नाभिक की अगर किसी ने खोज की थी तो वो खोजकर्ता रदरफोर्ड ही था। तो नाभिक जो है बिल्कुल धनावेशित होता है, ये बात रदरफोर्ड ने ही बताई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है, सही है। आपको तो गलत खाना है, गलत है, ये तो सही है ना? आपको गलत छांटना है। दूसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी सही है। दोस्तों, आपने अगर परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ा है तो एक तो होती है हमारे नाभिक की त्रिज्या, है ना, और एक होती है हमारे परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या तो हम बताते हैं 10 की पावर -10 मीटर, सही है क्या? और नाभिक की त्रिज्या बताते हैं 10 की पावर -15 मीटर। और ये जो है ना, ये मेनली हाइड्रोजन के ऊपर फोकस की इस बात को। तो 10 की पावर -10 और ये है 10 की पावर -15, ठीक है, ये कथन भी सही है दूसरा वाला। तीसरा, ये देखो, तीसरा और चौथा पढ़ो एक बार, जितने भी भाई लाइव है प्लीज बड़े ध्यान के साथ में तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ो, बड़ा अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ये तो ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहां पर दो शब्द है, क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं? मेरा भाई बहुत सटीक लाइन पूछिए, एकदम सटीक लाइन पूछिए। इसका मतलब इसका क्वेश्चन वही बच्चा देगा जिसने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में जो गलत लाइन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार शब्द का प्रयोग करना, और एनसीईआरटी में तो ये शब्द नहीं है। अगर आप कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ के देखना, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये शब्द नहीं लिख रहा, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार शब्द का प्रयोग नहीं कर रखा।
ये शब्द आपको कहां मिलेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती है, अपने राजस्थान की जो पुरानी किताबें चलती है ना मेरे भाई, अगर आपके पास में एक कह रहा परमाणु में नाभिक नहीं होता है। अरे होता है परमाणु में नाभिक भाई साहब, पुष्प आलोक जी। तो ध्यान रखना भैया, जितने भी भाई लाइव है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दिमाग में सेट कर लेना कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, तीव्र गति के साथ वृत्ताकार पथ में मेरा भाई। प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 सीधा क्वेश्चन है, कौन सा अंगक या कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत सारे पादप कोशिका, जंतु कोशिका के चित्र बार बार देखे होंगे। तो मेन चीज ये है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो हरित लवक। हरित लवक ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बाकी का केंद्रक, लेनका और सूत्रकणिका दोनों जगह मिल जाए। तो देखिए पादप कोशिका में क्या क्या अलग पाया जाता है? एक तो हरित लवक, एक कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, एक बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका। ये चीज है जो मेनली पादप कोशिका में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 एक सीधा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विसरण की दर पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे विसरण का मतलब यह है, समझो जैसे आपने कोई अगरबत्ती किसी कोने में जला रखी है, तो उसकी खुशबू जो है वो धीरे 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 पूरे कमरे में फैल जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, विसरण मतलब कोई भी जो पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर किसी माध्यम का तापमान बढ़ाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह तापमान बढ़ने के साथ साथ विसरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइन आप पकड़ के रखिए अपने पास में। किसी भी माध्यम का यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो विसरण की जो दर है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन शायद रेलवे ने डिलीट किया था दोस्तों, एक बार आप इसको देख लो। यह क्वेश्चन रेलवे का ही है, और मेरे हिसाब से जब हम इन पेपरों को देख रहे थे ना, तो यह क्वेश्चन शायद रेलवे ने डिलीट भी किया था दोस्तों। देखो मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना भाई, रेफ्रिजरेटर अंदर सीएफसी का उपयोग होता है। भैया देखो, यहां पर भी उपयोग होता है सीएफसी का, यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है। इसका उत्तर वैसे तो जाना चाहिए ग्राइंडर, है ना, लेकिन अगर आप कहीं से पुराने पेपर देखोगे ना, तो शुरू में उन्होंने इसका उत्तर अग्निशामक माना था, बाद में इसको डिलीट कर दिया था। बाकी इसका जो उत्तर होगा वो ग्राइंडर जाएगा मेरा भाई। इसका उत्तर डी लगेगा, ग्राइंडर। इसमें अग्निशामक का उपयोग नहीं होता है। बाकी का, इसमें इन लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में अग्निशामक को टिक किया था। अग्निशामक जो है उसमें सीएफसी का उपयोग होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो प्लीज इसका उत्तर डी मानना है आपको, डी मानना है इसका उत्तर, डी। एक बढ़िया क्वेश्चन और, शानदार सा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर माइनस वी अपॉन यू से भी हम इसको दर्शा सकते हैं।
यहां पर जो क्वेश्चन है वो केवल इतना सा है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो छांटिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी, थोड़ा ध्यान रखना, बटे में बिंब की ऊंचाई, बटे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी बात को सुनिए, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, प्लीज बहुत अच्छे से सुनना मेरे भाई। देख, यदि आवर्धन क्षमता प्लस में आती है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। प्लीज इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। मान लीजिए आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर रहे हो, यदि आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर रहे हो और उसका उत्तर प्लस में आ रहा है तो समझ लेना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। यदि आवर्धन क्षमता माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दो बात तो ये क्लियर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे, बिंब और प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। प्लीज ध्यान रखना, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आ रहा है तो 1 का मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे। यदि 1 से ज्यादा आ रहा है उत्तर, यदि उत्तर 1 से ज्यादा आ रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और यदि उत्तर 1 से कम आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा। बढ़िया कंसेप्ट है, इसको सीख के रहना मेरा भाई। आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौदह ने क्या माना है बोर्ड में, अरे यार 14 में तो क्या क्या 14 का गलत माना है बोर्ड ने मेरे भाई, इसमें तो क्या गलत माना है तो उसको सही करा लीजिए मेरे भाई। अगर कुछ गलत सलत है तो आप प्लीज देख लो। 14 का क्वेश्चन तो हरित लबक ही होगा, इससे स्पष्ट कोई आंसर नहीं है। हाँ उन्होंने डिलीट कर दिया होगा, वो उनकी कहानी है, लेकिन 14 का उत्तर हरित लबक ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो एक बार। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, सीधा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता न इसे नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसा पक्का आपने पढ़ा होगा, सीधा नियम है प्यारे विद्यार्थियों। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सही है ये लाइन। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन यह है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये किसने दिया है, काफी फेमस है, काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, काफी बार रिपीट हुआ है। सही जवाब है पुरकिंजे। प्यारे विद्यार्थियों, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया है,
तो इसका सही जवाब होगा पुरकिंजे। एक नाम और यहीं पे ऐड करा दूं, सुनिए, एक नाम यहीं पे और ऐड कर देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक नाम आपने पढ़ा है क्या? हेक्सले। किस किसने ये नाम सुना है? और सुना है तो सुन लीजिए। हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार होता है दोस्तों। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ये बात हेक्सले ने बोली थी। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, काम की लाइन है। किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है? एक चीज और लिख दूं, प्यारे, जीव द्रव्य में क्या क्या आता है? तो जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, दो द्रव्य। ध्यान से सुन लीजिए, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य और केंद्रक के बाहर होता है कोशिका द्रव्य। दोनों द्रव्यों को मिला के हम बोलते हैं जीव द्रव्य। आपसे पूछेगा कि जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। और जीवन का भौतिक आधार है ये बात हेक्सले ने कही थी। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। थैंक यू भाई धनराज भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं तो आपसे एक ही चीज कहता हूं, आप चीजों को पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। और मैं ये भी कहता हूं कि एक बार आप ये क्वेश्चन करो। देखो, पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं मैं आज, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, क्वेश्चन मेरे भाई यूं ही गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग पढ़ते ही पढ़ते नहीं क्वेश्चन सही होंगे, नहीं क्वेश्चन सही होंगे। मैं आपको बार बार एक ही सलाह दे रहा हूं, आप पढ़ लो एक बार, और जितना हो सकता है ना क्वेश्चन करो, जितना हो सकता है मेरे भाई क्वेश्चन करो। बार बार कह रहा हूं इस चीज को, चाहे वो 2022 के पेपर हो, चाहे 24 के हो, चाहे 18 का हो, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, पढ़ते चलो मेरा भाई, क्वेश्चन करिए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है, और सीधा उठा के एनसीईआरटी से ठोक दिया। देखो, किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? बिलियन। और जो मेरी बातों को पक्के से देख रहा है ना, पक्के से, ईमानदारी से जो क्लास को ले रहा होगा मेरा भाई, वो तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे देगा। और अगर कोई तुक्का दे रहा होगा ना, ऊपर ऊपर से पढ़ रहा होगा, हवा भी नहीं लगेगी ऐसे क्वेश्चन हो के। देखो बताऊं ये कहां से पूछा ये क्वेश्चन? चलो सुनिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए। बार बार कल मैंने एक पीडीएफ लगाया है, देख भाई, आज फिर लगा दूं वो पीडीएफ। और इसलिए कहता हूं, जो चीज हम कह रहे ना कि लगा दे रट्टा, तो मेरा भाई लगा दे रट्टा। कोई चिपकानियां है दीवार पे तो चिपका दे उस चीज को दीवार के ऊपर। और मैंने कल कही थी आपसे कि देखो ये क्वेश्चन यहां से पूछा है, एनसीईआरटी कक्षा 9। साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी। बिलियन के कण का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। बिलियन के कणों का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। मेरा भाई बताइए क्वेश्चन कहां से आ रही है? सर रेलवे में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? मेरा भाई एनसीईआरटी से आ रहे हैं क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या तुक्का मारना है? अगर पढ़ा होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो मेरा भाई जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन यही है कि किसी बिलियन के कणों का जो साइज होता है, व्यास जो होता है, वो कितना होता है? वो होता है 1 नैनोमीटर से कम। जो भाई मेरे से जुड़ा हुआ है ना रेगुलर,
मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, पहली बात तो ये क्लास का जो पीडीएफ है वो डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, स्पेस मत दो। और मेरा भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एनसीईआरटी से कुछ फोटो खींच खींच के डालता हूं, प्लीज कलेक्शन कर लो उन फोटो का। आज भी डाला है मैंने, आप पता नहीं, अरे भाइयों ऐसे ही थोड़ी है यार। आज मैंने पढ़ाई देता हूं थोड़ा सा, सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। आज मैंने टेलीग्राम पर एक पेज डाला था कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का, ये वाला बताओ किस किस ने देखा है, पहले तो ईमानदारी से बताना। मेरा भाई छपेगा यहां से क्वेश्चन, पहले भी आया था, इस बार भी आएगा। पहले तो मुझे एक बार ये बताओ, आज मैंने टेलीग्राम पर ये पेज डाला है, भैया टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा तो कर ले। मैं हर दिन आपको एक एनसीईआरटी का कुछ ना कुछ पेज डालता हूं, और मेरा भाई उसको अच्छे से पढ़ लेना, और मन करे ना तो उसको कॉपी में छाप देना। ये है ओजोन परत के बारे में, एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है कक्षा 10वीं का। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का लास्ट चैप्टर। एक बात सुनिए, अभी जो चर्चा हो रही थी ना, इधर देखो एक बार, देखो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी मानव संश्लेषित रासायनिकों को इसका मुख्य कारक माना जाता है। इसका उपयोग, सुनिए, वो अभी जो क्वेश्चन आया था ना एक, वो यही था कि इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है। साफ साफ लिख रहा है मेरा भाई, सुनिए, साफ साफ लिख रहा है एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है मेरे भाई। ऐसा साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में। पढ़ा करो, देखो ऐसे नहीं यार, हम खुद पढ़ते हैं और खुद पढ़ के आपको डाल देता हूं मैं टेलीग्राम पर। तो जो चीज मैं डालू ना, प्लीज अंडरलाइन कर करके डालता हूं, उनको आप पढ़ लिया करो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, देख लिया करो। और ये जितनी भी क्लासें हो रही है ना, इनका पीडीएफ जो है मैं डालता रहूंगा। बाकी का एक क्वेश्चन और है शायद, अभी एक दिन पता है एक क्वेश्चन और डाला था मैंने, ये देखो एनसीईआरटी की एक फोटो डाला था मैंने, ये शायद आज या कल में डाला है ना। ये वो था कि अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक डाला है मैंने। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इन सब का कलेक्शन कर रहा हूं प्लीज, पर जब भी मैं इनको डालूं तो आप भी इनको देख लेना। तो ये क्वेश्चन कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी बिलियन के कणों का व्यास जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है क्या कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या मामला है, कुछ बचा है क्या क्वेश्चन? नहीं है, 20 ही क्वेश्चन है, 20 में से भी 2 तो जीके के क्वेश्चन आ गए इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी का अगर कोई मेरा भाई साइंस पढ़ना चाहता है तो वो आपकी मर्जी है, पढ़ना नहीं पढ़ना। बस मेरा तो यही कहना है कि 299 रुपए में साइंस का रिकॉर्डेड बैच है, आप कंप्लीट साइंस का रिकॉर्डेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 399 रुपए में लाइव बैच है, लाइव बैच अब बंद करूंगा क्योंकि उसमें 4-5 घंटे की क्लासें हो गई। और 600 रुपए में दोनों बुक है, दोनों बुक है 600 रुपए में, दोनों बुक है, और इसी में डिलीवरी चार्ज है। और दोस्तों, जो भी आपको सही लगे गलत लगे, आप पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है। आप, अगर आपको लग रहा है कि सर 299 रुपए ज्यादा है, तो 99 रुपए में आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एक सब्जेक्ट की फीस मैंने 99 रुपए कर रखी है, चाहो तो आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 300 रुपए एक साथ खर्च करो। मान ले आपके पास 300 रुपए नहीं है तो मेरा भाई 99 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। फिजिक्स 99 रुपए, केमिस्ट्री 99 रुपए, बायोलॉजी 99 रुपए। बाकी आपकी मर्जी है पढ़ना नहीं पढ़ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं कल 8 बजे। और अगर कोई बच्चा लाइव बैच में जुड़ना चाहता है तो आज जुड़ लेना। अब फिर लाइव बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 5-6 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो अगर कोई भी विद्यार्थी लाइव बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप कर लेना आज।
इसके बाद में लाइव बैच में हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।